थर्ड और फोर्थ टर्म में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाते हुए दिखे हैं। तो जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर का क्या भविष्य देखते हैं आप? इलेक्शन डायनेमिक्स में ये कहाँ ठहरते हैं? ये दोनों जो मॉडल्स हैं, नीतीश मॉडल ऑफ गवर्नेंस और लालू मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसको थोड़ा एक्सपोज कर रहे हैं वो। ठीक है, युवाओं में उनको ट्रैक्शन मिल रहा है। आप ये बताइएगा कि इलेक्शन आउटकम की जहाँ तक हम बात करते हैं, कांग्रेस की क्या हैसियत है अभी बिहार में? तो कांग्रेस के पास अपर कास्ट और दलित वोट है, सेक्शन ऑफ, आई विल से सेक्शन ऑफ दोनों वोट्स हैं। ये वाला भाग जो है इसको बहुत ठीक से स्ट्राइक किया है प्रशांत किशोर ने। बेरोजगारी से पलायन होता क्यों है? क्योंकि वहां पर एक तो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और दूसरा हायर एजुकेशन के भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव अब से ठीक लगभग 4 महीने दूर है। ऊंट किस करवट बैठेगा, पार्टियां किसके साथ हाथ मिलाएंगी, वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, पास्ट के जितने नतीजे अब तक आए हैं वो कैसे उस फॉर्मूले को इस आने वाले चुनाव में कैसे उसको सेट किया जा सकता है। फॉर्मूला वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, वोटिंग पैटर्न वही रहेगा, वोटिंग बिहेवियर कैसा रहेगा। हमारे साथ अमिताभ तिवारी साहब हैं जो सर्वे के मास्टर हैं। बिहार पर इनकी स्पेशलिटी है, बिहार पर इनकी एक्सपर्टीज़ है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव में क्या होने वाला है, पार्टी एक दूसरे के साथ कैसे हाथ मिलाएगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव के नतीजे किस तरफ जाएंगे। अमिताभ, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। और अभी से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगा लीजिए तो 3.5-4 महीने के आसपास है जब बिहार चुनाव से हम लोग दूर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव इस बार बिहार में, बेहद इंटरेस्टिंग, और ख़ासकर तब जब कास्ट सर्वे के बाद, कई सबसे पहला चुनाव, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी, बिहार में कास्ट सर्वे के बाद, बिहार में कास्ट सर्वे के बाद सबसे पहला चुनाव है ये। कैसा होगा, क्या होगा, क्या चुनाव में क्या दिख रहा है? यहाँ से 4 महीने दूर से देख रहे हैं आप, कैसा दिख रहा है? देखिए, अभी तो चुनाव ओपन है, ओपन यानी खुला है, कोई भी गठबंधन जो है वो चुनाव जीत सकता है। पिछली बार का चुनाव अगर आपको ध्यान होगा तो दोनों ही गठबंधनों को, एनडीए और महागठबंधन को, लगभग 37% वोट शेयर मिला था जी। और दोनों ही अलायंसेस के बीच का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वोट्स सिर्फ 12,000 कुछ वोट्स थे, यानी इतना क्लोज चुनाव था। हाँ, ऑफ कोर्स उस वक्त एलजेपी अलग से लड़ी थी और उसको भी 5 से 6% वोट था, लेकिन उस वक्त उसको एंटी एनडीए वोट भी मिला था, एंटी जेडीयू, बिकॉज जेडीयू के खिलाफ उन्होंने अपने लोग खड़े किए थे, और एंटी महागठबंधन वोट भी मिला था। अब वो एनडीए के साथ है तो लगभग 5 से 6% वो अपना एक जो वोट शेयर है, वोट ब्लॉक है, सपोर्ट ब्लॉक है, वो एनडीए के साथ लेके आते हैं। इस समय हमारे सर्वे के अनुसार जो वोट 5 में हमने किया है अभी तक, उसमें 12 से 13% अनडिसाइडेड वोटर हैं। पर वो तो बिहार चुनाव में हमेशा रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। तो वो जिस तरफ करवट बदलेंगे अगले 3 से 4 महीने में, उसका जो है वो पड़ला भारी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो वोट ब्लॉक्स हैं, गठबंधन है, उनके वोट ब्लॉक्स मजबूत हैं। और अब एक तीसरा धड़ा भी प्रशांत किशोर की रोप में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जो थर्ड फोर्स था, हमेशा रहा है बिहार में, 15-20% वोट शेयर रहा है, लेकिन वो छितरा रहा है, वो अब कहीं ना कहीं एक उसको भी चेहरा मिल गया है। तो अदर्स का वोट भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता दिख रहा है प्रशांत किशोर की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप। तो ऐसे माहौल में जो पार्टीज हैं या जो अलायंस आप देखते हैं, यहाँ से किसका एज है? क्योंकि मैं देख रहा था आपका सर्वे जो आपने हमें भेजा था, उसके हिसाब से तो आरजेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे सामने आ सकती है। तो जब कह रहे हैं अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, उस सिचुएशन में क्या पता आरजेडी ज़्यादा सीटें ले आए इन दोनों एनडीए की तुलना में? देखिए, क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है, अब 20 साल की सरकार है तो नेचुरल है कि एंटी इनकम्बेंसी। पर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी नाराजगी नहीं है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जो उनका सपोर्ट बेस है वो तो कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि कैसे? तीसरे और चौथे टर्म में
फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में मोस्ट ऑफ द बिहारीज विल अग्री कि रेडिकल चेंजेस हुए, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, काम हुआ है। थर्ड और फोर्थ टर्म में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाते हुए दिखे हैं। कभी एनडीए से महागठबंधन, महागठबंधन से एनडीए, एनडीए से महागठबंधन, महागठबंधन से एनडीए। तो एक पलटू राम की उनकी एक इमेज हो गई। तो कहीं ना कहीं वो एक पावर पॉलिटिकल प्ले में फंस गए हैं अपनी कुर्सी बचाने में। तो थर्ड और फोर्थ टर्म में वैसा सिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था विच इज लॉ एंड ऑर्डर, अभी हम देख रहे हैं पिछले एक डेढ़ महीने में लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ही इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे एक पब्लिक परसेप्शन बन रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है या खराब हो गया। देखिए, यूथ जो है 18 से 24 या 18 से 35 भी मान ले, उसने वो एलिजेड जंगल राज देखा नहीं है, उसने लालू जी का राज देखा नहीं है, उसने सिर्फ नीतीश जी का राज देखा है। तो उसके लिए तो ये फर्स्ट 2 वर्सेस थर्ड फोर्थ हो जाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो क्योंकि युवा वर्ग बहुत बड़ी आबादी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और एक मुस्लिम यादव 32% बहुत स्टिकी वोट है महागठबंधन के पास। वो 27-28% से शुरू ही होता है एक तरह से, और युवाओं का भी समर्थन मिल रहा है महागठबंधन को। लेकिन उसमें चैलेंजेस है कि MY वोट ब्लॉक में उनको कोई और वोट ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार जैसा ही हो सकता है। करेक्ट। अब वो वोट ब्लॉक क्या होगा, कौन होगा सवाल है। अब या तो EBC में छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स हैं और तेजस्वी यादव घूम भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे सम्मेलन अरेंज कर रहे हैं वो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स की। और लोकसभा 2024 में कुशवाहा समाज का समर्थन भी मिला है महागठबंधन को, ठीक है। या फिर दलित, महादलित। अब EBC और यादव समाज में भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, समाजों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दलित महादलित। आपके सवाल पे यहीं से, जहां से आपने खत्म किया वहीं से लौटूंगा। यादवों में कोई वर्ग है जो नॉन लालू जैसे लीडर्स को सपोर्ट करेगा? हाँ, है वर्ग लगभग। वो वर्ग लगभग आपको 15 से 20% करीब होगा। इतना नहीं हो सकता। 15 से 20% लोग जो उसमें युवा हैं, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करते, क्योंकि युवा आजकल डायनेस्टी पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करते। हाँ, 15 से 20% लोग हैं जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करते, तो वो एनडीए की तरफ देखेंगे, या प्रशांत किशोर की तरफ देख सकते हैं, या अदर्स की तरफ देख सकते हैं। करेक्ट। और कई बारी क्या ये भी होता है कि 55% लोग पूरे भारत में अपनी जाति के आधार पे वोट करते हैं, यानी दे प्रेफर देयर ओन कास्ट लीडर, अकॉर्डिंग टू अजीज प्रेमजी इंस्टीट्यूट का एक सर्वे है 2018 का। तो इसका मतलब है कि अगर यादव समाज भले ही इंक्लाइंड है महागठबंधन की तरफ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आरजेडी या महागठबंधन का यादव कैंडिडेट नहीं है और किसी और पार्टी ने यादव कैंडिडेट दिया है, तो नेचुरल अफिनिटी उस तरफ होता है। ये पूरे भारत में ये अपने को देखने को मिलता है। मान लीजिए इंडिया ने यादव कैंडिडेट दे दिया या किसी और पार्टी ने दे दिया, तो एक नेचुरल लीकेज होता है आपके वोट ब्लॉक में, ड्यू टू मेनी रीजंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। 2 बातें अभी आपने कही, एक तो पलटू राम आपने कहा। एक बात बताइए, नीतीश कुमार के नाम से जाके ये पलटू राम शब्द क्यों चिपक गया है? क्योंकि जितनी बातें ये नीतीश कुमार पे लागू होती हैं, उतना ही बीजेपी के लिए भी लागू होता है, उतना ही तेजस्वी यादव के लिए भी लागू होता है, पर पलटू राम नीतीश को ही क्यों ऐसी छाप क्यों हो गई है? इसके पीछे कौन से तत्व हैं? पहले तो है कि नहीं, मतलब ये बात सही है कि नहीं? तो मतलब देखिए, ये है वो भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो बाकी और दोनों पार्टियां भी ट्रस्ट के लायक नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है, बट नैरेटिव और परसेप्शन का खेल है। करेक्ट। अगर आप देखें तो 2013 में उन्होंने एनडीए छोड़ा, 2015 में महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई। मोदी जब पीक पे थे, अपने जगरनॉट जब पीक पे था, उनको उन्होंने हराया 2015 में। फिर पलट के एनडीए के पास गए, 2020 लड़ा एनडीए के साथ, फिर पलट के महागठबंधन के साथ गए, फिर इंडिया ब्लॉक के वन ऑफ द फाउंडर्स रहे। एक्सेप्ट करने वाले की भी तो गलती है ना फिर। हाँ, तो एक्सेप्ट करने वाले की गलती है, लेकिन पावर कुर्सी पे कौन रहा? अगर इस प्रोसेस में कुर्सी पे बीजेपी या आप कह रहे बेनिफिशियरी वो हैं, अगर हो जाते बेनिफिशियरी हैं, तो इसे पलटू राम कहलाएंगे। बेनिफिशियरी वही है ना। अगर उनका चीफ मिनिस्टर बन गया होता,
तो आपकी बात अभी भी सही है, लेकिन परसेप्शन है कि सीट पे तो यही रहे ना, तो अपनी कुर्सी बचा रहे नहीं है। कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर क्या मतलब वोटिंग बिहेवियर में, वोटिंग पैटर्न में 12-13% लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिहार में मुद्दे के तौर पे तो सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी है, क्योंकि 25 साल से कम के लोग लगभग 50% है, और 18 से 35 जो एज ग्रुप है उसकी आबादी लगभग 60 से 65% है। बिहार आज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम प्रदेश है। जब लालू राबड़ी ने छोड़ा था तब भी लोएस्ट पर कैपिटा इनकम प्रदेश था, करेक्ट। तो ग्रोथ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है बिहार में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, जरूरत है। पहले ये बताइए कि आपके सर्वे के मुताबिक, जो अभी इनिशियल सर्वे किया आपने, क्योंकि मुझे लगता है जितना आप आगे जाएंगे उस धीरे धीरे आप थोड़ा सा और नैरो डाउन करेंगे, ज़्यादा और क्रिस्टलाइज करिएगा अपनी रिपोर्ट को। अभी जो आपके पास सर्वे की फाइंडिंग्स हैं उसका क्या पोजीशन है, कौन सी पार्टी कहाँ किस ऑर्डर में है? हाँ, तो क्योंकि हमने डायरेक्टली वोट शेयर सवाल नहीं पूछा है, वोट शेयर और सीट शेयर जब थोड़ा चुनाव क्लोज आता है तब लोगों का जो चॉइस होता है वो थोड़ा फॉर्म अप होता है, खास करके अनडिसाइडेड वोटर का। तो अभी हमने ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर एक सवाल पूछा कि आप किस पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं, कि बिहार की विकास के लिए किसको आप ट्रस्ट करते हैं। उसमें 36% महागठबंधन, 35% एनडीए और लगभग 10% प्रशांत किशोर की पार्टी आती है, ठीक है। यही सवाल जब हम पूछते हैं कि आप किस पार्टी या गठबंधन को जॉब क्रिएशन के लिए ट्रस्ट करते हैं, उसमें एनडीए का आंकड़ा गिर के 32 हो जाता है और महागठबंधन का आंकड़ा बढ़ के 39 हो जाता है, और प्रशांत किशोर की भी पार्टी का 10 से 12% हो जाता है। तो युवाओं में नाराजगी है, सरकारी पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी पद खाली हैं, सरकारी भर्तियां नहीं हो रही, और तेजस्वी यादव ने समहाउ जो वो 4-5 लाख एक जॉब क्रिएट हुआ था उनके 17 महीनों के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टर्म में, उसका उन्होंने क्रेडिट ले लिया है समहाउ, बिकॉज अगेन इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, करेक्ट। परसेप्शन इज द न्यू रियलिटी। उन्होंने क्रेडिट ले लिया है, तो युवाओं में एक है कि इनकी वजह से जॉब क्रिएट हुए, करेक्ट। और उस समय नीतीश कुमार का बयान भी था कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे वगैरह। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन में, ओवरऑल डेवलपमेंट तो आप कह सकते हैं क्योंकि ±3% का मार्जिन ऑफ एरर रहता है किसी भी सर्वे में, तो लगभग बराबर है आप इसको कहिए। लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है तो उसमें महागठबंधन को कहीं ना कहीं एज दिखता है। तो जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर का क्या भविष्य देखते हैं आप इलेक्शन डायनेमिक्स में, ये कहाँ ठहरते हैं? देखिए, अभी 2-2.5 साल हुए हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, करेक्ट। एक नई सोच के साथ वो उतरे हैं, वो अपने आप को एक थर्ड ऑप्शन की तरह बता रहे हैं, क्योंकि भाई लोगों ने 35 साल से इन्हीं 2 गठबंधन या इन्हीं 2 लीडर्स को देखा है, और लार्जली वो उसी बात को कह रहे हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिहार जहां था आज वहीं है, लिटरली, करेक्ट। यू कैन से कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी स्टेट्स, करेक्ट। भाई अब आप तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस इकोनॉमी भी अच्छा समझते हैं भाई, बेस इफेक्ट भी होता है उसमें एक बात, तभी तो आज भी 1/3 है पर कैपिटा इनकम, और 2005 में भी 1/3 ही था, करेक्ट। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज अ नेचुरल फेनोमेनन। किसी भी स्टेट में डी ग्रोथ हुआ है क्या? जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ग्रोथ होता है कि भाई हमने दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में कैसा ग्रो किया है, या हमने पहले जो सरकारें थी उसके हिसाब से कैसा ग्रो किया है। तो थोड़ा उन्होंने ये दोनों जो मॉडल्स हैं, नीतीश मॉडल ऑफ गवर्नेंस और लालू मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसको थोड़ा एक्सपोज कर रहे हैं वो, ठीक है। युवाओं में उनको ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि आज का युवा जो है कटिंग अक्रॉस द कास्ट नहीं, उसमें भी ज्यादा समर्थन उनको अपर कास्ट और मुस्लिम्स में है। अपर कास्ट इसलिए क्योंकि अपर कास्ट बीजेपी वोटर खास करके 1/3 लगभग नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाया जाए। वो तो पिछली बार ही नहीं बनाना चाह रहा था। नहीं, पर मुसलमान इनके पास है, उसकी क्या वजह है? नहीं, मुस्लिम समाज में भी जो युवा वर्ग है वो ये देख रहा है कहीं ना कहीं कि भाई 35 साल से हम एक पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, और आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है आरजेडी में। मुस्लिम समाज का आज कौन बड़ा लीडर है? तो एक जो इशू अखिलेश ने भी फेस किया, या जो
जो पॉलिटिक्स ओवैसी कर रहे हैं या करते हैं जी। कि भाई आप मुस्लिम हो करके सेकुलर पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को वोट कर रहे हो, क्योंकि वो पार्टीज भी 18%, 20%, 15% टिकट मुस्लिम कैंडिडेट्स को नहीं दे रही। ठीक है, तो इसकी वजह से भी, और ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट जो एक मुद्दा है उसकी वजह से भी। वोटर्स का प्राइमरी कंसर्न्स अभी क्या है बिहार में, जो डिफरेंट पार्टी के तौर पे जो डिफरेंट पार्टी उसको कैसे एड्रेस करेगी, उसमें पहले तो कंसर्न क्या है और जो बाकी पार्टियां हैं उसको कैसे एड्रेस करने के लिए उसके पास क्या इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं? कंसर्न अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से 55 साल से ऊपर वाले भी झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे बेटी शायद अनएम्प्लॉयड है। करेक्ट, ऑफ कोर्स वो परसेंटेज कम होता जाता है। वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट बिहार में महिलाओं की कम है, तो ये इशू ज्यादा उभर के आपको पुरुषों के लिए आएगा। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? तो अभी अभी आपने सुना होगा कि 1 करोड़ जॉब्स एनडीए अगले 5 साल में क्रिएट करेगी, ऐसा एक उन्होंने प्रॉमिस किया है। इसकी काफी चर्चा हुई है। तेजस्वी यादव के तौर पे ऐसा कुछ जॉब क्रिएशन की बात, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स में मुझे अभी तक ध्यान नहीं है, हालांकि जब मैनिफेस्टो होगा तो वो उसको जरूर पब्लिश करेंगे। करेक्ट, कि भाई हम इतने जॉब्स क्रिएट करेंगे। प्रशांत किशोर भी लार्जली बात कर रहे हैं कि भाई जैसे ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, पलायन कम होगा, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। वो खास करके आजकल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के ऊपर उनका बहुत फोकस है कि वो जैसे ही बढ़ेगा तो मनी फ्लो होगा, एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए उनके पास पैसे होंगे, कैपिटल होगा, और उससे थोड़ी इकोनॉमी रिवाइव होगी और लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बिहार सेल्फ लैंडलॉक स्टेट है, मतलब कोई भी आके वहाँ इंडस्ट्री क्यों लगाना चाहेगा अगर वहाँ लगाने से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। करेक्ट, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मुद्दा तो है, लेकिन सिर्फ मुद्दे से कोई चुनाव जीता नहीं जाता, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि आप इस मुद्दे को सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, पर ये आपके जैसे पढ़े लिखे लोग समझते हैं नहीं, बट पब्लिक इज लाइक कि भाई ठीक है, मुद्दा तो हमेशा ही रहता है। 1950 से अगर मैं ले लूं एनालिसिस, और आज तक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन पर उसका सोल्यूशन भी नहीं निकलता। तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो सोल्यूशन के ऊपर महागठबंधन बात नहीं कर रहा है, जो एक ड्रॉबैक है मुझे लगता है। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, बट उनके पास भी कोई डिफाइंड ब्लूप्रिंट नहीं है। और एनडीए ने 1 करोड़ जॉब्स की बात करी है, बट कैसे नहीं पता। अगेन क्वेश्चन है। अच्छा अमिताभ, एक चीज़ और जानना चाहते हैं इस स्टेज पे कि जो वोटर्स हैं वहाँ पे बिहार में, मतलब किसी भी कास्ट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार की सरकार का परसेप्शन क्या है कि ऑन सेवरल की इशूज, आई वुड से अनएम्प्लॉयमेंट क्या डील किया कि नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे परसीव करते हैं? मतलब नीतीश कुमार हैज़ फेल्ड और सक्सीडेड इन लास्ट 20 years? नो, सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप ये सवाल किस वोटर से कर रहे हैं। मतलब उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑफ कोर्स तो जो उनका कोर वोट ब्लॉक है, कुर्मी समाज प्लस ईबीसी प्लस महादलित, आज भी उनको उनका सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि भाई उन्होंने एमबीसी कैटेगरी अलग से बनाई जो आज पूरे भारत में डिस्कस हो रहा है। उन्होंने महादलित कैटेगरी बनाई जो आज सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज की बात कर रहे हैं। तो इनके लिए तो आज भी वो हीरो है। और इसमें एक और फैक्टर ऐड होता है कि और कोई गठबंधन इन तीनों जातियों से चीफ मिनिस्टर फेस नहीं दे रहा है। ईबीसी का कौन सीएम फेस है? यही है। और महादलित कौन सीएम फेस है? लार्जली यही है, बिकॉज और तो कोई लीडर है नहीं, एज इन उनके लीडर यही है। तो ये वर्ग तो उनके साथ है पूरा सॉलिड। महिलाएं भी लार्जली उनके साथ हैं बिकॉज ऑफ स्कीम्स। जीविका दीदी स्कीम आपको पता है, उसका काफी चेंजेस है, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोहिबिशन है, स्कीम्स की वजह से महिलाएं उनके साथ हैं। अब युवा वर्ग में नाराजगी है बिकॉज जॉब क्रिएशन उतना नहीं है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, वो बात सही है, लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं उसको एक एक्सक्यूज की तरह भी देखती है कि चलिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं डेवलप हुआ, बट सर्विसेज इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? बीपीओ केपीओ बेसिक जो लो वैल्यू चेन में है आईटी इंडस्ट्री के, वो क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? करेक्ट। तो युवाओं में एक नाराजगी है। अब आप अगर ये मुस्लिम यादव समाज से पूछें
तो उनमें भी नाराजगी रहेगी ऑब्वियसली, करेक्ट, क्योंकि यादवों का लीडर तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार नहीं, और एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स में अच्छा खासा समर्थन नीतीश कुमार को मिलता था, 20% से ऊपर लगभग। लेकिन मोदी एरा में ये जो 20% मुस्लिम्स डिमिनिश हो गया, नीतीश को सपोर्ट किया करते थे, वो आज 5% हो गए, करेक्ट, बिकॉज ऑफ इंटेंस पोलराइजेशन। अच्छा, जो कास्ट सेंसस हुआ है अमिताभ, वहाँ पे 2023 नवंबर में जब आया था रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे याद है, तो ये इसका वहाँ के कास्ट की डायनेमिक्स में रिपोर्ट, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कायदे से, पर उससे कोई कहीं दिखेगा क्या वो? कुछ फर्क नहीं पड़ता है खास सर, जैसा आपने कहा। कौन सा ऐसा नंबर आया जो लोगों को नहीं पता था? लोग एक नंबर मिसरीड कर रहे हैं कि भाई 36% ईबीसी प्लस 27% ओबीसी, सो ओबीसी 63% हो गए। भाई साहब, उसमें 13% मुस्लिम्स हैं जिन्होंने अपने आप को ओबीसी क्लासिफाई किया है, तो ओबीसी 50% ही हुए, हिंदू ओबीसी। तो वो नंबर तो ऐसा तो नहीं कि हमको आपको नहीं पता था कि 50% ओबीसी है। बिहार में जब कास्ट सेंसस रिपोर्ट रिलीज हुई, अनलाइक कर्नाटका, आपने कोई प्रदर्शन देखा, कोई विरोध देखा? नहीं, क्योंकि लार्जली जो बातें निकल के आई बिहार का सर्वे में, वो लोगों को पता थी, ये नंबर्स पता थे। अब क्या लोगों को ये नहीं पता कि भाई ईबीसीज की इनकम कम है यादव के कंपैरिजन में, या ओवरऑल ओबीसीज की इनकम कम है अपर कास्ट के कंपैरिजन में? सो जो डाटा वाटा निकल के आया, इट वाज ऑलरेडी नोन एटलीस्ट टू द पीपल ऑफ बिहार, सो एक एकेडमिक एक्सरसाइज फॉर रेस्ट ऑफ अस। नहीं, पर इन सब में सबसे ज्यादा जिसकी हालत खराब है वो एजुकेशन है और हेल्थ केयर भी है। हाँ, एजुकेशन हेल्थ केयर की हालत खराब है, जिसमें दो रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। उनके टाइम में दो चीजें खराब हुई, इससे आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे तो बताइएगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर में जो पहले दोनों जगह इंटेलेक्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बोल सकते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत खराब नीचे गई है। उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज गॉन डाउन। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, अगर आप देखेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या आई थिंक गर्ल्स का जीईआर, लिटरेसी रेट वगैरह बढ़ा ही है, ऑफ कोर्स, करेक्ट। हाँ, क्योंकि उनकी साइकिल योजना बड़ी सक्सेसफुल। हाँ, साइकिल योजना सक्सेसफुल। बट मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, या जिस रफ्तार से ग्रोथ होना दूसरे प्रदेशों में हो रहा है वैसा बिहार में नहीं हुआ है। आज भी बिहार एचडीआई में रैंक सबसे लो है, नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से ही, करेक्ट, मतलब एनडीए गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से। तो बिहार के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, जैसा एजुकेशन, हेल्थ, एज यू आर सेइंग, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, वो आज भी उस लेवल पे सॉल्व नहीं हुए। तभी बिहार, आई मीन एचडीआई रैंक में एजुकेशन, हेल्थ, यही सब इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स है ना। तो कास्ट और कम्युनिटी का क्या रोल रहेगा आने वाले चुनाव में? ये सवाल का जवाब आप पार्टली आपने पहले दे दिया है, पर मैं चाहता हूं इसमें थोड़े डिटेल बात आप कहें कि कास्ट और कम्युनिटी कैसे अपना रोल प्ले करेगी। देखिए, दो ब्लॉक्स हैं बिहार में, ठीक है। एक तो पहले आप जब लोगों से सवाल पूछेंगे कि भाई आप कास्ट पे वोट करते हैं क्या, लोग कहेंगे नहीं, हम तो भी कास्ट पे वोट करते हैं। कितना सैंपल सर्वे किया आपने? ये 3000 के करीब है। ज्यादा है, कम है? बहुत नहीं, ज्यादा है, कम इन द सेंस, अगर आपको वोट शेयर और सीट शेयर बताना है तो कम है, क्योंकि उसमें आपको हर सीट पे जाके सैंपल लेना पड़ता है। बट आपको सेंटिमेंट अगर जानना, उसके लिए एप्ट है। सीएसडीएस का सर्वे हो, सी वोटर का सर्वे हो, 10,000 लोगों का सर्वे होता है, ओपिनियन पोल, जब वो चुनाव के क्लोजर करते हैं, करेक्ट। तो दिस इज फॉर सेंटिमेंट, दिस इज अ एडेक्वेट सैंपल, करेक्ट। तो कास्ट में दो ब्लॉक्स हैं आज की डेट में। एक है एमवाई ब्लॉक, 32% ऑफ पॉपुलेशन, और एक है अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस महादलित प्लस दलित, दैट इज 68% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। महागठबंधन का एड्रेसेबल ब्लॉक है 32% पॉपुलेशन, जो लोग हमेशा चर्चा करते हैं। एनडीए का एड्रेसेबल वोट ब्लॉक है 68% ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जब वोटिंग हुई तो 32% वाले महागठबंधन को 37% वोट आया, और 68% जिसका एड्रेसेबल ब्लॉक है वो भी 37 पे गिरता है, करेक्ट। what does it indicate? It indicates कि एक तो ये मिसनोमर है, महागठबंधन का 1/3 वोटर नॉन यादव, नॉन मुस्लिम है आज भी, ठीक है, तभी वो 37% वोट उसको आ रहा है। दूसरा, हिंदुत्व यहां पे कमजोर है, हिंदुत्व एज अ फैक्टर कंपेयर्ड टू यूपी, ठीक है। 68% ब्लॉक वाले को
37% वोट शेयर आ रहा है। मान हम उसमें एलजेपी ऐड भी कर दें तो 42% होता है। तो हिंदुत्व इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर हियर, कास्ट इज, विच मींस इफेक्टिवली मींस कि कास्ट अपना रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। कास्ट पे ही चुनाव होगा। हाँ, बसपा जैसी पार्टी को भी 4.5-5% वोट, 4% वोट है बिहार में। करेक्ट, कुछ पॉकेट्स में मुद्दा कास्ट ही है बिहार में, ऐसे ऐसे इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कम से कम 50-55% लोगों का मेन वोटिंग कंसिडरेशन कास्ट रहेगा। वो उसको जाहिर नहीं करेंगे, वो उसको विकास और जाति, बेनिफिशियरी स्टेटस इसमें घुमा फिरा के बताएंगे आपको, लेकिन लगभग आधा आधा रहेगा। मतलब मैं ये भी नहीं कहता हूं कि 100% लोग कास्ट के ऊपर वोट करेंगे। आधे लोग लगभग अपनी जाति के ऊपर वोट करेंगे, आधे लोग मुद्दों, तो अपनी पसंद, इश्यूज, मुसलमान बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशंस, सॉरी मुसलमान बिल्कुल नहीं नीतीश कुमार के साथ अब है नहीं, 5% 7% तो रहेगा नहीं, पर जो स्टैंड वक्फ बिल पे लिया, अमेंडमेंट पे, वो जो 5% 7% है, दैट इज अ लिबरल फोर्स विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है जी। बीजेपी के साथ जेडीयू के अलायंस में के क्या नफा और क्या नुकसान है आने वाले इलेक्शन में बिहार में? बीजेपी स्टैंड अलोन आज की डेट में सिंपल मेजोरिटी नहीं ला सकती, तो उनको अभी भी नीतीश को एज अ सीएम फेस लेके चलना पड़ रहा है, लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश 12 से 15% वोट शेयर ऐड करते हैं एनडीए गठबंधन में, ठीक है। क्योंकि बीजेपी इंटरनल रिपोर्ट्स एज पर माय नॉलेज इज अराउंड 90 सीट्स अगर वो स्टैंड अलोन आज की डेट में कॉन्टेस्ट करते हैं तो नीतीश कुमार ये 12 से 15% एक्स्ट्रा वोट लाते हैं, ईबीसी, कुर्मी समाज और महादलित समाज का और महिलाओं का। माइनस क्या है अब इसमें? अब माइनस ये है कि बीजेपी का 1/3 वोटर नीतीश को सीएम चेहरा नहीं देखना चाहता है, ठीक है। अब ये 1/3 वोटर इस चुनाव में क्या करता है? पिछले चुनाव में जब पिछला चुनाव हुआ तो वोट ट्रांसफर, जिसको अलायंस में एनी केमिस्ट्री ऑफ एनी अलायंस इज सीन इन द वोट ट्रांसफर। जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट था, जेडीयू के 75% वोटर ने बीजेपी को वोट दिया। जहां जेडीयू का कैंडिडेट था वहां बीजेपी के सिर्फ 55% लोगों ने जेडीयू को, तभी तो उसका सीटें कम हुई ना भाई। तो ये 20% लोग जो हैं उनको एक आउटलेट था एलजेपी में, पिछली बार लार्जली लोगों ने एलजेपी को दिया या किसी और दल को दिया होगा। अब ये 1/3 लोग जो हैं भाजपा के सपोर्टर वोटर जो नीतीश कुमार को सीएम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, वो जहां पे जेडीयू कैंडिडेट खड़ा होगा वो उनको वोट करेगा क्या? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। पिछली बार उसको आउटलेट था, ऑप्शन था, इस बार वो ऑप्शन तो नहीं, क्योंकि चिराग अभी भी इसी में लड़ रहे हैं, इसी अलायंस में। पर क्या वो प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा क्या? संकेत कभी कभी ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है, ठीक है। तो अगर वो अलग लड़ते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। तो ये वोट ट्रांसफर इशू एनडीए में बहुत बड़ा इशू है, यही प्लस और माइनस है। अच्छा, अभी आप इंडिया ब्लॉक्स की स्ट्रेटजी और जो कैंपेन जो भी है वो दिख तो नहीं रहा ऐसा खास। आप ये बताइएगा कि इलेक्शन आउटकम की जहां तक हम बात करते हैं, कांग्रेस की क्या हैसियत है अभी बिहार में? पिछले बार उन्होंने 70 सीटों पे चुनाव लड़ लिया था। नहीं, कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस जो एमवाई, कांग्रेस का वोट ब्लॉक क्या है वहां पर? जो लालू जी का वोट ब्लॉक है। लालू जी का वोट तो उनको ट्रांसफर हो रहा है, हाँ। बट कांग्रेस का ओरिजिनल वोट ब्लॉक यूज्ड टू बी अपर कास्ट प्लस मुस्लिम्स प्लस दलित ओरिजिनली, जिसको लालू जी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से हरा करके 1990 में फिर उन्होंने वोट और अपर कास्ट और दलित शिफ्ट हो गए लार्जली आपके एनडीए की तरफ धीरे धीरे। तो लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास अपर कास्ट सेक्शन ऑफ वोट ब्लॉक है, जहां पर कांग्रेस अपर कास्ट कैंडिडेट खड़ा करेगा और बीजेपी या एनडीए का अपर कास्ट कैंडिडेट नहीं होगा। वहां अपर कास्ट सपोर्ट कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में भी गया है। तो कांग्रेस के पास अपर कास्ट और दलित वोट है, सेक्शन ऑफ, आई विल से सेक्शन ऑफ दोनों वोट्स हैं। तो ये दोनों ब्लॉक्स को वो ऐड करता है इस अलायंस में, क्योंकि ये तो इसका एंटागोनिस्टिक वोट ब्लॉक है ना आरजेडी का। लेकिन जहां पे कांग्रेस का अपर कास्ट कैंडिडेट या दलित कैंडिडेट होगा वहां उसको इन दोनों समुदायों का वोट ट्रांसफर होता है। दूसरा अभी देखने में ये आ रहा है कि राजेश राम जी को जो बनाया गया है अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, कांग्रेस का प्रेसिडेंट,
तो पहली बार अब उनका भी 2% 3% आने लगा है सीएम फेस में, करेक्ट। तो अगर उनको डेप्यूटी सीएम चेहरा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सीटों की बजाय 70 सीटों की बजाय कांग्रेस 50-55 सीटें लड़े, जो उनका एक कोर है, और डेप्यूटी सीएम राजेश राम को प्रोजेक्ट करे, तो क्योंकि इस अलायंस को चाहिए क्या, या तो ईबीसी वोट चाहिए या तो दलित वोट चाहिए। तो उसके उसी हिसाब से अच्छा एक बात बताइए कि राहुल गांधी का कोई रोल, कोई योगदान, कोई भविष्य बिहार के चुनावों को जो इम्पैक्ट करे? बिहार के चुनाव में लार्जली मुझे लगता है कि नेशनल लीडर्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहने वाला है। ये वहाँ की लोकल लीडरशिप विच इज नीतीश वर्सेस तेजस्वी वर्सेस पीके वर्सेस लेट्स से चिराग, मतलब ये 4-5 लीडर्स का रोल रहेगा। और लार्जली सीट बाय सीट इलेक्शन है, ये सीट बाय सीट इलेक्शन होगा जैसा पिछली बार हुआ था, ठीक है। सीट बाय सीट, कास्ट अलायंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, हाँ पिछले बार कास्ट अलायंसेस कैसे फॉर्म होते हैं, पीके किस पार्टी को डैमेज करता है, वो किस जाति का कैंडिडेट खड़ा करते हैं, क्योंकि अलग अलग सीटों में अलग अलग लोगों को डैमेज करेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि ये आने वाला चुनाव बिहार में यंग सेकेंड जनरेशन के लीडरों को स्थापित करने का एक लिटमस टेस्ट होगा। फर्ज करिए तेजस्वी यादव पिछले साल इलेक्शन के मुकाबले ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा पिच पे बैटिंग कर चुके हैं। रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग साहब हैं, वो ज़्यादा बैटिंग कर चुके हैं। तो ये एक नई कश्मकश शुरू होगी क्या बिहार में? ये चुनाव पोस्ट नीतीश एरा एक लीडरशिप वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है, जो दिख रहा है क्रिएट हो रहा है और होगा चुनाव के बाद, उसकी दशा और दिशा तय करेगा कि अब कौन लीडर वहां पर उभर करके आता है, जो नीतीश एरा के बाद एक अपनी एरा शुरू करता है। वो चिराग भी हो सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं, प्रशांत किशोर हो सकते हैं, सम्राट चौधरी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कि मतलब अगले 3-4 महीनों में रिजल्ट के बाद कौन सीएम की कुर्सी पर बैठता है। जो इलेक्शन चुनाव आयोग है, इतनी सारी बदनामी कि वो काम चुनाव आयोग करने जा रही है जिस काम के लिए जो काम उसके हाथ का नहीं है। एक फ्री और फेयर इलेक्शन इंश्योर करने का के लिए चुनाव आयोग क्या करे बिहार में अभी? देखिए, पहली बात तो क्या है कि चुनाव आयोग जिस तरह से जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, वो एक सोशल डिजिटल एरा में वो कम्युनिकेशन चलता नहीं है प्रेस रिलीजेस का, करेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू काउंटर द एलिगेशंस जो इफेक्टिवली जो ऑपोजिशन लगा रहा है। और आज की डेट में साइलेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट और व्हाटएवर, करेक्ट। तो जिस तरह से हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, शुरू में भारत ग्लोबल मीडिया में बैकफुट पे चल रहा था। जैसे ही उसने डेली प्रेस ब्रीफिंग शुरू करी, इंडिया का जो टिल्ट है इंडिया के फेवर में ग्लोबली होने लगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर होना शुरू हो गया, करेक्ट। कि इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है क्लियरली, जो भी आरोप लग रहे हैं उनको इफेक्टिवली आके काउंटर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कि बड़ा थ्रेट है, जैसा आप कह रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं भारत में, लोगों के मन में डाउट हो रहा है, विश्व के मन में डाउट होना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस मामले में। अभी वामपंथी पार्टियां बिहार में पिछले बार भी उनका रिसरेक्शन हुआ एक तरह से देखिएगा तो 2020 के चुनाव में। ऐसी स्थिति रहेगी और साइड पे आ जाएंगे या और इससे ज़्यादा बेहतर उम्मीद? वो डिपेंड करता है कि उनको सीटें कितनी दी जाती हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था CPI-ML का। लेकिन क्योंकि अलायंस में इतने चैलेंजेस होते हैं, VIP एज अ पार्टी जुड़ आ गई है महागठबंधन में, LJP का जो एक और फैक्शन है पशुपति पारस जी का, वो आ गया है। तो उनकी सीटें अगर बढ़ेंगी तो वो प्रदर्शन भी अच्छा करेंगे, लेकिन अगर लार्जली उनकी सीटें वही रहेंगी जो उनको पिछले बार मिली थी, तो मोर और लेस अपना जो वो उनका जो स्ट्रेंथ था वो उसको होल्ड करने में, क्योंकि उनके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। दो के आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। प्रशांत किशोर हर एक बिहारियों के दिमाग में है और वो एक बिल्कुल ऐसे बिहारियों के दिल में, सीने में नश्तर की तरह उतरता है पलायन का। ये वाला
भाग जो है इसको बहुत ठीक से स्ट्राइक किया है प्रशांत किशोर ने, और उसका नतीजा यह है कि सभी पार्टियां पलायन पे बात करने को राजी कर रही हैं। इट इज लिंक टू अनएम्प्लॉयमेंट। पलायन एक मुद्दा है, मतलब जो पलायन को ज्यादा महत्व देगा उस पार्टी को हम ज्यादा प्रेफरेंस मतलब देंगे। ये लिंक्ड है बेरोजगारी से। पलायन होता क्यों है? क्योंकि वहां पर एक तो रोजगार के अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और दूसरा हायर एजुकेशन के भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम लोग आगे दिल्ली, बड़ा भावनात्मक कलकत्ता, मुद्दा है ये। हाँ, पुणे, इन सब जगहों में हमने अपना ग्रेजुएशन किया, हमने खुद। करेक्ट जी जी। तो ये दो मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे भी हैं और रोजी और रोटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जो इसको अच्छे से उठाएगा और जो इसको सॉल्व करने का एक दाम, मतलब एक बढ़िया एक इसके ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा या दिखाएगा कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, उसको लोग सपोर्ट करेंगे। जब कास्ट ड्रिवन सोसाइटी में जो प्रशांत किशोर को सुनिएगा तो वो कहते हैं साहब कास्ट पे चुनाव होता तो मोदी जी कैसे जीत जाते। दूसरी तरफ आपने 55% का एग्जाम्पल दिया, मतलब उस कास्ट इंट्रेंस्ड सोसाइटी में प्रशांत किशोर एक कम्युनिटी के द्वारा ड्राइव होना चाहते हैं, बाकी और मुद्दों के द्वारा ड्राइव होना चाहते हैं, मतलब कहाँ से संभव हो पाएगा कि उनकी क्योंकि कोई क्या साख होता बनेगी है उनकी? कि कास्ट और क्लास का इंटरसेक्शन है पॉलिटिक्स में। ठीक है, उसमें रिलीजन भी आ जाता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जब कोई वोटर जब जा रहा है वोट डालने, उसकी आइडेंटिटी क्या है? क्या वो एज अ मेल फीमेल जा रहा है? मतलब व्हाट इज द ड्राइविंग आइडेंटिटी विच ड्रॉज हिम टू द बूथ? क्या वो मेल फीमेल जा रहा है? क्या वो हिंदू मुस्लिम जा रहा है? क्या वो युवा और सिटीजन जा रहा है? क्या वो जाति उसकी आइडेंटिटी लेके जा रहा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो किस आइडेंटिटी को कैरी करता है। अगर प्रशांत किशोर ये लोगों में भावना उत्पन्न कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी एज आइडेंटिटी या एक बिहारी आइडेंटिटी को लेकर के जाएं, तो जातिगत वोटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी को अपनी बेसिक आइडेंटिटी मान रहे हैं और उस धारणा में वो बदलाव नहीं ला पाते, तो इसलिए वो कहते हैं या तो मैं आर रहूंगा या पार रहूंगा। करेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट वेरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गॉज। बिहारी आइडेंटिटी अगर वो आज से शुरू कर दें कैंपेन बिहारी आइडेंटिटी पे, तो उनके पास क्या सीटें आ जाएंगी? कैंपेन ही शुरू कर दे तो नहीं, मतलब इट टेक्स टाइम। कुछ भी लोगों को समझाना, उनके दिमाग में उस बात, उनकी जहन में लाना, लोगों को कन्विंस करना कि सिग्निफिकेंट चेंजेस मैं ला सकता हूं, इसलिए टाइम लगता है पॉलिटिक्स में। करेक्ट, अब देखते हैं, अभी के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। गवर्नेंस मुद्दा बिहार में, गवर्नेंस मुद्दा है, बिकॉज ये सब जुड़ा हुआ है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक टू गवर्नेंस। भाई गवर्नेंस पुअर है तभी तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तभी तो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं ना। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे कि प्रशांत किशोर बाकायदा पहले मैं देखता था कि बीजेपी के खिलाफ कम बोलते थे, नीतीश के खिलाफ ज़्यादा बोलते थे। अब उन्होंने बराबर से हमला बीजेपी और नीतीश दोनों पे किया है, और लालू यादव तो टारगेट पे रहते हैं। आप ये मुझे बताइए कि इस सूरत में अगर इस प्रशांत किशोर अभी जो कह रहे हैं उसमें उनके पास कितनी स्कोप है मोदी जी को, जैसे वो कहते हैं कि आप सारा इन्वेस्टमेंट गुजरात में जा रहा है, तो उस सूरत में ये बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक है? ये दो बातें होती हैं। लोग कहते हैं प्रशांत किशोर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि वो ऑफ कोर्स ऑपोजिशन वोट या एंटी इनकम्बेंसी वोट को स्प्लिट करते हैं। मैं कहता हूं वो एनडीए को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी वॉइस को एम्पलीफाई करते हैं। जो आप कह रहे हैं पॉइंट, पहले एनडीए को अटैक करने वाला एक व्यक्ति था या एक गठबंधन था, आज दो गठबंधन है। कहीं ना कहीं कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद वो ज्यादा पुरजोर तरीके से अटैक कर रहे हैं या उनके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कंपेयर टू महागठबंधन। तो एंटी इनकम्बेंसी को भी वो एम्पलीफाई करते हैं और एंटी इनकम्बेंसी को वो स्प्लिट भी कर रहे हैं। दोनों, इट्स अ डाइकोटॉमी। करेक्ट, दोनों चीजें कर रहे हैं वो। अब कौन सा किस डिग्री में कौन सा ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर नहीं, ये भावुक मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ इसमें बीजेपी बैकफुट पे आती है क्या? किस पे? इस ये वाला जब वो कहते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, सब इन्वेस्टमेंट उधर, ये बात ऑफ कोर्स डीएनए, बिहार के डीएनए मुद्दा चला है ना भाई। बिहार के डीएनए 2015 में मुद्दा चला है ना। लेकिन एक आखिरी बात ये है कि भाई देखिए, अब बहुत ज्यादा अगेन जो बीजेपी का स्ट्रेंथ रहा है कि उन्होंने मोदी इज इंडिया कर दिया है। तो मोदी पे अटैक मतलब इंडिया पे अटैक। करेक्ट, तो बहुत ज्यादा लोग अगर शुरू करें कि बिहार की आज ये हालत है, बिहार की आज वो हालत है,
तो वो भी कहीं ना कहीं बिहारी ईगो जो है उसको हर्ट करता है। करेक्ट। इट्स अगेन रीजनल nationalism or sub-nationalism. So you have to be very, very careful that you cannot attack Bihar and Biharis to that extent that Biharis start feeling low about themselves. ये subtle point है सर। चलिए देखते हैं, अभी भाई काफ़ी चीज़ें अभी तय होंगी, काफ़ी क्लियर होंगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते।